जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका। लंबा इंतजार करना पड़ा, इसके लिए क्षमा करें। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। थोड़ी सी कुछ परेशानी हो गई थी, तकनीकी समस्या हो गई थी, जिसके कारण हम अपनी कक्षाओं को लाइव नहीं कर सके। तो आज बेटा हम कर पा रहे हैं और फिर अब निरंतर आपको हम लाइव कक्षाएं देंगे। जल्द से जल्द बेटा सारे मित्र जुड़ जाएं, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि ऑफलाइन कक्षाएं हैं, हमारे मित्र सामने भी बैठे हैं और उनसे हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो दोनों तरफ बात हो रही है, हमारे जो मित्र सामने बैठे हैं उनसे भी और आपसे भी। हाँ, जैसे कि सूचना बेटा मैंने दिया था कि प्रतिदिन लगभग इसी पेज पर मैं लाइव होता हूँ और किन्हीं कारणों से यदि आपका लेक्चर मिस हो जाए, आप ना पढ़ पाए, तो आपके पास एक प्लान बी है बेटा। ऑप्शन है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आर्या करियर पॉइंट पे जाएं, वहाँ ये वीडियो आपको 1-1.5 घंटे के बाद अपलोड मिलेगा और सारे वीडियो क्रम से हैं बेटा। तो उसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश करिए। और एक बात, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एकदम फ्रेशर हैं, उनके लिए ये सब बहुत उपयोगी होगा बेटा। और दूसरा ये कि जो बच्चे अभी अध्ययन में हैं, प्री मेंस की प्रक्रिया में हैं, उनके लिए भी बहुत उपयोगी है बेटा। तो बड़ी परेशानी ये थी बेटा कि लास्ट लेक्चर जो हमारा हो रहा था, उस लास्ट लेक्चर में बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। तो आज मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा बेटा। और हम लोगों का जो टॉपिक है जिस पे आज हम बात करेंगे, वो बड़ा एक टॉपिक, थोड़ा सघन भी है, थोड़ा बड़ा भी है, थोड़ा जटिल भी है। तो वो टॉपिक है बेटा हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। तो बहुत जल्दी से बेटा हम पिछली बातों को याद दिलाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और क्लास में जो हमारे मित्र हैं, अगर इनके मन में भी कुछ जिज्ञासा हो तो जरूर पूछेंगे। वैसे हम कोशिश करेंगे कि ये स्थिति ही ना आए कि आपके मन में जो जिज्ञासाएं हों उनको हम शांत करें। तो शुरुआत बेटा कर लेते हैं। बीच में व्यवधान हो गया। हाँ, अपने सारे मित्रों से बस एक विनम्र निवेदन है बेटा, ये सब कुछ आपको हम निःशुल्क दे रहे हैं और आज हम आपको पढ़ाई की एक नई परिभाषा भी देंगे। आपने पढ़ा होगा, तमाम चैनल हैं, क्या क्या है आप देखते रहते हैं। आज हमें भी समझने की कोशिश करिए। और एक बात जरूर है बेटा कि अगर आपको अच्छा लगे तो नंबर मुझे दीजिए। और आपका नंबर ये नहीं है कि आप मुझे कोई मार्क्स दें, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिए बेटा, यही मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है। और मेरा चैनल है, उस पर जाके आप देख सकते हैं। हाँ, मेरी भी बड़ी हार्दिक इच्छा, ये सब चीजों से मैं बड़ा दूर रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऑफलाइन कक्षाओं की ही व्यस्तता इतनी रही है कि मैं कभी इन सब चीजों के बारे में सोच ही नहीं पाया। तो एक हमारे मित्र ने मुझे सुझाव दिया और मुझे भी समझ में आया कि ऐसे ढेर सारे हमारे मित्र हैं जो इंस्टीट्यूट से जुड़े रहे हैं, आज के डेट में कहीं वर्किंग हैं, जॉब कर रहे हैं और अभी भी वो प्रतियोगी परीक्षाओं में लगे रहना चाहते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब कोई नॉर्थ ईस्ट से फोन करता है, कोई बच्चा बिहार से फोन करता है। तो बहुत अच्छा लगता है बेटा कि आप हमें सुन रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी आपसे बस ये निवेदन है बेटा कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और मुझे सिर्फ ये चाहिए बेटा, आपका अप्रिसिएशन। अगर आप मुझे अप्रिशिएट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत तारीफ की बात है। बाकी ये सब कुछ बेटा निःशुल्क है, तो इतनी मेरी मदद मुझे लगता है आप करेंगे। लाइव क्लास को ही बेटा शेयर कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हम अब अपनी बात शुरू करते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है बेटा, मैंने टाइम मैं थोड़ा लूंगा आपका, तो थोड़ा सा इत्मीनान से रहिएगा। एक हमारे मित्र ने कहा कि सर नोट्स वगैरह हम कैसे बना पाए, तो बहुत आसान है बेटा। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में बात कर रहा हूँ, कहीं हैप्जॉर्डस में नहीं जा रहा हूँ, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहा हूँ। तो एक एक वीडियो को आराम से, और जब यूट्यूब पे आप जाएंगे तो वीडियो को पास कर सकते हैं, रोक सकते हैं, नोट्स बनाते हुए चलिए। मुझे संभव होगा बेटा तो हम पीडीएफ फॉर्मेट में जिन बच्चों की डिमांड होगी उनको हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं वादा कर रहा हूँ कि सब कुछ निःशुल्क होगा बेटा। मेरी बस इतनी हार्दिक इच्छा है कि जो 20-25 सालों से मैं इस फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ढेर सारे बच्चों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हम लोगों ने मदद किया, तो अब मेरी इच्छा है कि आपकी मदद हो।
और बिल्कुल ये घबराने की जरूरत नहीं है बेटा कि आपने ज्योग्राफी कभी पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। आप मेरे साथ बने रहिए, हम आपको एबीसी से पढ़ाएंगे ज्योग्राफी। तो आज का टॉपिक है बेटा हम लोग का, थोड़ा पूरा नहीं हो पाया था बेटा, तो उसको हम पूरा करते हैं आज, जिसको हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। हिंदी में हम लोग जिसको वायुमंडल कहते हैं। तो थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे बेटा पहले की चीजों को, क्योंकि बीच से शुरू कर पाना ठीक नहीं होगा। ढेर सारे मित्र पहली बार देख रहे होंगे तो उनको भी थोड़ा समझ में आए। जो हमारा वायुमंडल है आज धरती का बेटा, वो डेफिनेटली वायुमंडल अचानक तो नहीं बना होगा, ये धीरे धीरे ही बना होगा। धरती जब बनी तो जिसमें ढेर सारे थ्योरी हैं बनने के बारे में, पिछले वीडियो में मैंने विस्तार से बात किया है, जिसको हम लोगों ने कहा था द्वैतवादी सिद्धांत और अद्वैतवादी सिद्धांत, मोनेस्टिक थ्योरी और ड्यूअलिस्टिक थ्योरी। जिस भी कारण से बना हो, ये तो तय है कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पूरा ब्रह्मांड ही जब बना है बेटा तो डेफिनेटली पृथ्वी भी बनी होगी, और पृथ्वी जब बनी होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वायुमंडल भी बना होगा। तो थोड़ा सा क्रोनोलॉजी में अगर पीछे चलें तो आपको ये आइडिया लगेगा कि पृथ्वी जब बनी तो उसमें ज्यादातर जो महत्व था वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का था। तो डेफिनेटली जो पहला हमारा वायुमंडल बना होगा, जिसको हम लोग ज्योग्राफी में प्राइमरी एटमॉस्फेयर कहते हैं, प्राथमिक वायुमंडल कहते हैं, वो तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस का ही रहा होगा। बाद में तमाम रासायनिक क्रियाएं हुई, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये सब परिवर्तन होते गए, और कुछ धरती पर वैल्केनो एक्टिविटी और इस तरह की चीजें भी बाद में होती रही, तो ढेर सारी गैसें और भी वायुमंडल में समाहित होती गई। तो आज का जो हमारा एटमॉस्फेयर बना बेटा, वो ध्यान रखिएगा कि उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी एटमॉस्फेयर, द्वितीयक वायुमंडल हम लोग कहते हैं। अब इस वायुमंडल का हम अध्ययन करते हैं बेटा। क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बड़ा भूगोल का वैज्ञानिक बनना है? नहीं नहीं बेटा, एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जिसमें हमें जाना है, क्रैक करना है, जिंदगी बेहतर करनी है, दैट्स ऑल। हम लोगों को आगे तक चलना है, आपको बहुत आगे नहीं जाना है। आपको सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं तक इस विषय से आपका रिश्ता है, आगे भी रहे, बड़ी अच्छी बात है। तो हमारा क्या टारगेट है बेटा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस सेगमेंट से जो क्वेश्चन पूछे जाएं, वो सिविल सर्विसेज हो, वो यूपीपीसीएस हो, वो बीपीएससी हो, कुछ भी हो, आप उसको टैकल कर पाए। तो हमारा डायमेंशन वही होगा बेटा कि आप क्वेश्चन को कैसे टैकल करें। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, खास करके जो हमारे फ्रेशर नए मित्र हैं, कि मैंने देखा है एक परेशानी आपकी बेटा कि हमेशा आप माइक्रो लेवल पे उतर जाते हैं, यानी तथ्यात्मक चीजों की ओर फोकस करने लगते हैं। माइक्रो लेवल पे तथ्यात्मक चीजों पे फोकस करना है बेटा, लेकिन अवधारणात्मक चीजों पे बहुत मजबूत रहना है, क्योंकि जब अवधारणाएं क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तो तथ्य तो याद आ ही जाएंगे बेटा। जब पूरे हिमालयन का निर्माण हम पढ़ेंगे ना, तो हिमालय की चोटियां भी याद कर लेंगे, लेकिन खाली हिमालय की चोटियां याद करोगे ना बेटा तो भूलेगा और आपको पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। ये पूरी ज्योग्राफी में बेटा सब कुछ है, तो चीजों को थोड़ा समझना है बेटा विस्तार से। ये जो हमारा पूरा वायुमंडल है, पिछले लेक्चर मैंने बात किया था कि इसको हम लोग दो बड़े भागों में बांटते हैं। जाहिर सी बात है, बंटवारा जब भी किया जाता है तो उसका कोई आधार होता है, कोई बेस होता है, किस आधार पर। तो यहां जो बंटवारा हुआ है वो हुआ है बेटा गैसों के आपस में मिलने जुलने के आधार पर। जो वायुमंडल में गैसें हैं, एक दिन मैंने कंपोजिशन आपको लिखाया था कि सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, फिर आर्गन है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सारी गैसें हमारे वायुमंडल में, हाइड्रोजन है, हीलियम है, जलवाष्प है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई हैं, डस्ट पार्टिकल हैं, ये सब हमारे वायुमंडल में है, इनर्ट गैसेज हैं। लेकिन हमारे वायुमंडल में इन गैसों की एक बड़ी विचित्र स्थिति देखी जाती है कि ये गैसें आपस में कुछ जगहों तक मिली जुली दशा में होती है, मिक्स फॉर्मेट में होती हैं, लेकिन कुछ ऊंचाई के बाद ये गैसें आपस में नहीं मिलती, वरन अलग अलग लेयर बनाती हैं, तल बनाती हैं। वो मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में चली जाती हैं और वहां फिर अलग अलग लेयर बनाती हैं। तो उसी के आधार पे हम इनको बांट लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं बेटा होमोस्फेयर,
और जिन मित्रों को नोट्स बनाना है नोट्स बनाते चलें बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सममंडल। कहां तक है मैंने बताया था? लगभग। अच्छा, ये जो डिमार्केशन होता है बेटा, ये कोई ह्यूमन मेड बाउंड्री नहीं है जिसपे एक मील का पत्थर गाड़ दिया है। ये थोड़ा अप डाउन रहता है, लेकिन एक लगभग तो हम लोग मान ही लेते हैं, धरातल से लेके लगभग 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये जो हमारा वायुमंडल है, ये है भी बड़ा महत्वपूर्ण ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सममंडल। सारी गैसें आपस में मिली जुली, और इसको कहते हैं हम लोग क्या बेटा? हेट्रोस्फेयर। हेट्रोस्फेयर माने विषम मंडल। क्लियर है बेटा? विषम मंडल कहते हैं। विषम मंडल से नाम ही समझ में आ रहा है कि जो सम ना हो, यानी यहां गैसें आपस में मिलती जुलती नहीं है, वरन भार के अनुसार अपना तल निर्धारित करती हैं। ये सेगमेंट हम आएंगे बेटा, विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी सुन लो। 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जहां तक हमारा वायुमंडल है, अबाउट 10,000 किलोमीटर तक तो कहीं डाउट नहीं है, वहां तक है ही है। यहां गैसें जो होती है ना बेटा वो आपस में नहीं मिलती विषम मंडल में। सबसे नीचे विषम मंडल में, सबसे नीचे नाइट्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में, फिर इसके ऊपर ऑक्सीजन, फिर हीलियम, फिर हाइड्रोजन। इसी कारण हमारे वायुमंडल के सभी बाहरी भागों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें ही पाई जाती हैं। क्लियर है बेटा? इधर आइए, इधर थोड़ा फोकस करना है। मैंने कहा था कि जो हमारा सममंडल है धरातल से लेकर 90 किलोमीटर तक, इसको हम लोगों ने किस आधार पे बांटा था बेटा? गैसों के आपस में मिलने जुलने के आधार पे। लेकिन यहां भी देखा जाता है कि फिजिकल कैरेक्टर, जो भौतिक गुण है, वो थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब की बार फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे फिर इनको उप विभाजन करते हैं, फिर हम इसको बांटते हैं। थोड़ा उसको देख लें। सबने पढ़ा है बेटा, आपने भी पढ़ा होगा, हर किसी ने पढ़ा होगा। मैंने आपको क्या बताया था बेटा? एक दिन बच्चे कहते हैं ना कि गुरु मंत्र दीजिए, तो गुरु मंत्र तो कान वान में बोला जाता है, मैं खुलेआम बोल रहा हूं बेटा। और ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही आपको सफल बना देगा। थोड़ा सा बस ध्यान रखिए बेटा जो मैं कह रहा हूं। न जाने कितने लोगों की जिंदगी बनी बेटा। बस एक बात ध्यान रखना है, कुछ भी स्पेशल नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो सिलेबस में है। चीजों को स्पेशल ढंग से पढ़ना है। तो आपने सब कुछ पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन मैं थोड़ा इस पे एक अलग डायमेंशन देने की कोशिश करूंगा, और आप ये विचार करिएगा क्या उस दृष्टिकोण से भी आपने इसको देखने की कोशिश किया? क्योंकि एग्जामिनर आपके दृष्टिकोण से प्रश्न नहीं पूछेगा, कोई जरूरी नहीं है। तो एक मल्टी डायमेंशनल व्यू होना चाहिए ताकि हम चीजों को देखें और तब हमें समझ में आता है कि हमसे क्या पूछा जा सकता है और हम कैसे बता सकते हैं। तो थोड़ा वही, ये सब बेटा कॉमन है, हर कोई बच्चा पढ़ता है, वो कांस्टेबल की परीक्षा से लेके आईएएस की परीक्षा तक। लेकिन दृष्टिकोण थोड़ा अलग अलग होना पड़ेगा। तो थोड़ा दृष्टिकोण पे फोकस करिएगा बेटा, मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो सममंडल है, इसको भी हम लोग फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे, भौतिक गुणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांट लेते हैं। पहले को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? क्षोभ मंडल। आजकल के जो बच्चे हैं ना सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको बड़ी तकलीफ होती है, वो क्षोभ मंडल, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको कहते हैं बेटा ट्रोपोस्फेयर। और दोनों भाषा में मजबूत रहिए बेटा, परेशानी क्या है। दूसरे को क्या कहते हैं बेटा? समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर। एक बच्चे ने कहा बोल बोल के लिखा दीजिए। अरे बेटा आप बोर हो जाओगे, है ना, बोल बोल के तो हम लिखा ही देंगे, लेकिन इसको समझिए, स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा क्या है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं? मध्य मंडल। मध्य मंडल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मेसोस्फेयर। अभी इसको छोड़ दीजिए बेटा, उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे।
तो इसका मतलब है कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक का जो वायुमंडल है वो कम से कम इन 3 भागों में तो बटा ही है। ये जो क्षोभ मंडल है बेटा वो 8 से लेके 18 किलोमीटर तक है। तो ये मत समझिएगा कि 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर तक है, नहीं नहीं, इसका ये मतलब है कि धरातल पर कहीं ये 8 ही किलोमीटर की ऊंचाई तक है धरातल से, और कहीं पे 18 किलोमीटर तक है। 8 अथवा 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक लगभग समताप मंडल है। ये सबको पता है बेटा, फिर भी हमको बताना है, वो जरूरी है। 50 किलोमीटर से लेकर कहा बेटा 90 किलोमीटर तक हम लोग मान लेते हैं कि मध्य मंडल है, यानी मध्य मंडल ही सममंडल की आखिरी सीमा का निर्धारण कर लेता है। अब इसी में बेटा एक की चर्चा होते होते पिछले लेक्चर में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं फिर से बात कर लेता हूं। तो अभी हम लोगों का फोकस बेटा आज कम से कम ये तीनों मंडल का अध्ययन कर लेना होगा। तो पहला जो हम लोगों का टॉपिक है बेटा वो क्या है? क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। शेयर बेटा करते रहिए और मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, ये मेरे लिए आपका सहयोग होगा बेटा, और इतना मुझे लगता है आप कर सकते हैं। तो जरा दिखा दीजिए कि आप में क्या दम है, मैं दिखाता हूं मेरे अंदर क्या दम है। क्लियर है बेटा? क्षोभ मंडल ऊंचाई बेटा धरातल से लेकर कहीं 8 किलोमीटर और कहीं 18 किलोमीटर। इसको लेके बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है बेटा, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अलग अलग जो राइटर्स हैं, अलग अलग जो किताबें हैं, इसकी हाइट को थोड़ा अलग अलग बताते हैं, बताने दीजिए। हम जो डेटा देंगे वो एनसीईआरटी का डेटा देंगे, और परीक्षाओं में शायद वही स्वीकार्य है। बहरहाल कंट्रोवर्शियल चीजें कंपटीशन में बहुत पूछी भी नहीं जाती, जहां विवाद हो। क्षोभ मंडल के बारे में बेटा 5 मिनट बात करते हैं। हम आपसे बातचीत कर चुके थे लेकिन फिर से बात करेंगे। ये जो हमारा क्षोभ मंडल है, सही मायने में अगर बात करें तो यही वायुमंडल है। हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं उनकी मात्रा चाहे जो भी हो, 75% जो वायुमंडल की गैसें हैं वो सिर्फ क्षोभ मंडल में है। इसका मतलब ये बहुत घना है, बहुत डेंस है। यही हमारा वायुमंडल है। क्लियर है बेटा? इसकी कुछ स्पेशलिटी आपको जानना चाहिए जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। पहला ये कि मोस्ट ऑफ दी जो ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है, वो क्षोभ मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल के बाहर आर्द्रता नहीं होती, कुछ अपवादों को छोड़ के। दूसरा कि शूटिंग स्टार की घटना, टूटे हुए तारे की जो घटना होती है, जो आकाश में आप देखते हैं, इसी क्षोभ मंडल में होती है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? फ्रिक्शन के कारण होता है। क्लियर है? इस मंडल की दूसरी जो सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके लिए यह मंडल जाना जाता है, वो जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं टेम्परेचर लैप्स रेट, जिसको हम लोग कहते हैं ताप ह्रास दर। क्लियर है बेटा? ताप ह्रास दर का पाया जाना है, तो वो एक रेट है, और वो मुझे लगता है आपने पढ़ा है, सबने पढ़ा है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, घटता है। ये तो तथ्य है बेटा, ये तो फैक्ट है, जो कोई भी पढ़ सकता है, जो छोटा बच्चा भी पढ़ सकता है, आप भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक कदम आगे जाना है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्यों घटता है? हम तो सूर्य ताप की ओर ही बढ़ रहे हैं ना बेटा। तो पिछले वीडियो में भी मैंने विस्तार से बताया था, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आज मैं फिर उसको रिपीट कर दे रहा हूं। एक्चुअल में सूर्य से जो तरंगे आती हैं धरती की ओर, सूर्यताप जो आता है वो बहुत छोटी तरंगों के रूप में होती हैं, शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्म में होती हैं। और ये फिजिक्स का नियम भी है बेटा कि जो वस्तु जितनी गर्म होती है उससे उष्मा उतनी छोटी तरंगों के रूप में निकलती है। सूर्य बहुत गर्म है ना बेटा, पढ़ा है आपने। उसके कोर में 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा बेटा,
ये यूट्यूब का कोई वीडियो नहीं है, ये लाइव प्रसारण है ना। तो बड़ा दम होता है तो लाइव प्रसारण होता है बेटा, और नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो बना लेना बहुत आसान होता है कि फिर से डिलीट करना, फिर से बना लेना, फिर से ये कर लेना, वो कर लेना। तो जब मैं पढ़ाता हूँ ना बेटा, तो मुझे याद आता है दो चीजें, एक पिक्चर और एक ड्रामा, स्टेज शो। तो जो ड्रामा होता है ना बेटा, थिएटर, इसके कलाकार बड़े जोरदार होते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि थिएटर में रीटेक का मौका नहीं मिलता। जो आपने बोला, जो आपने किया, वो गया। और जो मूवी बनती है ना बेटा, उसमें बार बार रीटेक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये यूट्यूब का कोई चैनल नहीं है बेटा जिसमें घर पे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको दिया जा रहा है। ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग आपको दी जा रही है, तो गलती की कोई संभावना ही नहीं होगी, निश्चिंत रहिएगा। ध्यान से पढ़िएगा, सपोर्ट करिए। क्लियर है बेटा? सूर्य से जो ऊष्मा आती है वो शॉर्टर वेवलेंथ के फॉर्मेट में आती है, और शॉर्टर वेवलेंथ के लिए, छोटी तरंगों के लिए, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो लगभग ट्रांसपेरेंट होता है। यानी ये सूर्य की ऊष्मा दनदनाते हुए धरती तक आती है। हाँ, आगे हम पढ़ाएंगे वायुमंडल में हीट बजट, तो मैं विस्तार से बात करूंगा कि ये ऊष्मा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो हमारा वायुमंडल है वो डायरेक्ट सनलाइट से गर्म नहीं होता, या बहुत कम गर्म होता है। ये ऊष्मा धरती प्राप्त कर लेती है, फिर धरती इस ऊष्मा को रिलीज करती है, छोड़ती है। ज्योग्राफी में इसको कहा जाता है पार्थिव विकिरण। इंग्लिश वाले हमारे मित्रों के लिए टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कहा जाता है, सेकेंडरी रेडिएशन कहा जाता है। ये जो पार्थिव विकिरण होता है बेटा, वो बड़ी तरंगों के रूप में होता है, यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। और यह भी फिजिक्स का नियम है कि जो बॉडी जिस वेवलेंथ ऊष्मा लेती है उस वेवलेंथ पे ऊष्मा को रिलीज नहीं करती, वरन बढ़ी हुई वेवलेंथ ऊष्मा को रिलीज करती है। तो जाहिर सी बात है, धरती भी जिस वेवलेंथ ऊष्मा ली होगी उस वेवलेंथ पे तरंग की लंबाई पे ऊष्मा रिलीज नहीं करेगी, वरन उसकी वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो बढ़ी हुई तरंगों के रूप में जब ऊष्मा को रिलीज करती है ना बेटा, तो वायुमंडल उनके लिए पारदर्शी नहीं रह जाता, उन्हें रोकता है। तो ध्यान रखिए, वायुमंडल नीचे से गर्म होता है, न कि ऊपर से गर्म होता है। यही कारण है कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है, और उसका एक बिल्कुल फिक्स लैप रेट देखा गया, और वो लैप रेट है कि प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पे तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मैदानों में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो लोग हिल स्टेशन की ओर भागते हैं, ऊंचाई की ओर भागते हैं, पहाड़ों की ओर भागते हैं। क्यों? ऊंचाई के कारण वहां तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर अच्छा मिल जाता है। ये क्लियर हुआ? दूसरी समस्या पे जो हम बात कर रहे थे बेटा, वही बात बिगड़ गई, उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दूसरी जो समस्या है क्षोभ मंडल की, वो ये कि इसकी ऊंचाइयां अलग अलग क्यों हैं। अलग अलग का मतलब जरा डायग्राम में देखिए, ये पृथ्वी है और ये इक्वेटोर है, विषुवत रेखा है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ये देखा जाता है कि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई मात्र 8 किलोमीटर और विषुवतीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों है? आखिर इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। हर किताब में आप पढ़ेंगे कि इसकी ऊंचाइयों में डिफरेंस है। ये अलग बात है कि डिफरेंस थोड़ा अलग अलग बताया गया होगा, लेकिन डिफरेंस हर जगह बताया जाता है कि इक्वेटोर पे इसकी ऊंचाई ज्यादा होती है और विषुवत रेखा पे इसकी ऊंचाई, सॉरी, ध्रुवों पे इसकी ऊंचाई कम होती है। तो इसके बेटा 3 कारण हैं, नोट कर लीजिएगा, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे। यानी क्षोभ मंडल में ऊंचाइयों के कारण कितने हैं बेटा? 3। तो पहला कारण ताप। क्लियर है? अब कैसे ये काम करता है वो जरा समझ लें। भूगोल की थोड़ी भी समझ है बेटा तो आपको ये पता है कि धरती औसत सबसे ज्यादा गर्म होती है विषुवत रेखा के आसपास। क्लियर है? यानी एवरेज सर्वाधिक जो सूर्यताप मिलता है वो इसी रेखा के आसपास मिलता है, सबसे ज्यादा गर्म होती है धरती। ध्रुवों की तुलना में 4 गुना अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर धरती गर्म होगी तो हवा भी गर्म होगी, और हवा गर्म होगी
तो इसका आयतन बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी घट जाएगी, हल्की हो जाएगी, डेफिनेटली ऊपर की ओर जाएगी। तो एक तो ताप ऐसी भूमिका निभाता है, और यहां ताप कम, हवाएं ठंडी, आयतन कम, डेंसिटी बढ़ गई, भारी हो गई, नीचे की ओर आ गई। एक कारण बेटा। दूसरा कारण जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पहला तो टेम्परेचर, और दूसरा कारण है बेटा गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। वो कैसे काम करता है वो भी थोड़ा समझ लें। पृथ्वी पर हर जगह एक बराबर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, वो फिजिक्स का मामला है बेटा, साइंस टेक पे बात होगी तो विस्तार से। लेकिन सबसे कम गुरुत्वाकर्षण बल लगता है कहां बेटा, विषुवत रेखा पे, और सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ध्रुवों पर, ग्रेविटेशनल फोर्स जो धरती क्रिएट करती है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण ही तो आपका वायुमंडल बना है बेटा। तो जाहिर सी बात है, अगर यहां गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा तो गैसों को कम खींचेगा, इसलिए गैसें थोड़ा ऊपर की ओर होंगी। यह ग्रेविटेशन पुल सबसे हैवी होता है, इसलिए वो तो ठंडी भी हो गई, हैवी भी हो गई, गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा, नीचे खींच लिया। दो कारण। तीसरा कारण है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर है बेटा। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको जरूर पता है कि पृथ्वी एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है, और कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार गति करती है तो उस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्रिएट होता है। और इसमें भी आपको पता है कि जहां गति सबसे अधिक महसूस होगी वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे अधिक होगा, जहां गति सबसे कम महसूस होगी वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे कम होगा। अब जरा देखिए, ये तो एक घेरा बना ना विषुवत रेखा पर, और यहां अगर देखें तो एक घेरा यहां बना, और सब 24 घंटे में ही एक चक्कर लगाते हैं, तो डेफिनेटली यहां 24 घंटे में ज्यादा दूरी तय की जाती है, और यहां 24 घंटे में कम दूरी तय की जाती है। तो डेफिनेटली विषुवत रेखा पे किसी वस्तु की चाल सबसे अधिक होती है, और चाल अगर अधिक होगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी अधिक होगा। तो सबसे अधिक जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, अपकेंद्री बल लगता है, वो कहां लगता है बेटा, विषुवत। और ये कौन सा बल होता है, जो बाहर की ओर ढकेलता है। और यहां कम, तो डेफिनेटली यहां गैसों को बाहर की ओर ढकेला जाएगा, तो ऊंचाई ज्यादा होगी। क्लियर है। यहां कम ढकेला जाता है, यहां ताप भी कम है, यहां गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा है, तो तीनों फैक्टर यहां नीचे और तीनों फैक्टर मिलकर यहां ऊपर ढकेल देते हैं। मुझे लगता है ये क्लियर हुआ बेटा। ठीक है। एक बात कि मौसम और जलवायु की जितनी घटनाएं होंगी, सबने पढ़ा होगा, हर जगह लिखा हुआ है, वो सारी घटनाएं कहां होती हैं बेटा, क्षोभ मंडल में होती हैं। इतना जरूर समझ लेना कि क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सब कुछ भूलिएगा, दो तीन बातें नहीं भूलिएगा। तो ये कि सबसे डेंस है, ये कि यहां ताप ह्रास दर पाया जाता है, ये कि इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर डिफरेंट डिफरेंट है। सब का कारण मैंने आपको विस्तार से बताया। क्लियर है बेटा। ये चर्चा हो चुकी थी बेटा, थोड़ा बीच में कुछ नेटवर्क की परेशानी हो गई थी। एक्चुअल मैं सीधे लाइव हूं बेटा, तो जो हम लोग के पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उन्हीं के माध्यम से हम लाइव हो पा रहे हैं। तो पिछले जो लाइव क्लास में बीच में ही कुछ डिस्टरबेंस बड़ा हो गया, तो क्लास बाधित हो गई, तो आज मैं इसको पूरा कर रहा हूं। तो क्षोभ मंडल का परिचय हुआ बेटा। क्लियर है। बहुत सघन है, बहुत घना है, वायुमंडल की 75% गैसें यही हैं, और सही माने में यही हमारा वायुमंडल है। अब इसके ऊपर अगर हम बढ़ते हैं तो हमें एक मंडल और मिलता है। और देखो बेटा ध्यान से, मैंने कहा था ना कि समताप मंडल सब पढ़ते हैं, समताप मंडल हम भी पढ़ेंगे, लेकिन विशेष ढंग से पढ़ेंगे, स्पेशल ढंग से पढ़ेंगे। तो इसको क्या कहते हैं बेटा, समताप
मंडल। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? स्ट्रेटो स्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। समताप मंडल, ऊंचाई अगर बात करें आप धरती से, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई 8 अथवा 18 किलोमीटर तक तो यही हो गया क्षोभ मंडल, और यहां से लेके लगभग, यानी कुछ ऐसे देख लें, ज्यादा आपका क्लियर होगा। जैसे ये क्षोभ मंडल यहां तक अगर है, ये मान लो अर्थ है, और क्षोभ मंडल की ऊंचाई मान लो 8 से 18 किलोमीटर है, तो यहां से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमारा समताप मंडल फैला हुआ है। क्लियर है बेटा? नाम इसका रखा गया है समताप मंडल। तो डेफिनेटली यहां पे तापमान लगभग स्थिर होता है, यानी ऊंचाई के साथ साथ इसके तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। और तापमान में जब परिवर्तन नहीं होगा तो एक बहुत बड़ा फर्क होगा बेटा। आप देखते हैं धरती पे तरह तरह की वायु चलती है, पवन चलती है, विंड्स चलते हैं, और इनके चलने का बहुत बड़ा कारण बेटा सूर्यताप ही है। आगे के चैप्टर में हम विस्तार से बात करेंगे। क्योंकि समताप मंडल में तापमान में बहुत अंतर आता नहीं, इसलिए यहां पवन का संचार नहीं होता। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, जैसे क्षोभ मंडल में दिमाग में रखिएगा, क्षोभ मंडल की जो ऊपरी सीमा होती है ना, जिसको हम लोग ट्रोपोपास कहते हैं, वहां पे जेट वायु धाराएं भी चलती हैं। तो आगे जब हम लोग पवन वगैरह पढ़ेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, अभी तो बस इतना ही बहुत है। जेट विंड्स क्या होते हैं सब विस्तार से बात होगी, तो ये भी दिमाग में रखना है। बहरहाल तो ये समताप मंडल है, ताप स्थिर है, पवन का संचार रुका है। इसलिए कहा जाता है कि वायुयान को उड़ाने की आदर्श दशाएं यहां है। जो पवन है ना बेटा, वो एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर को बहुत प्रभावित करता है, उनकी फ्लाइट को प्रभावित करता है। इसलिए एयरपोर्ट वगैरह जब भी बनाए जाते हैं तो पवन के प्रवाह की दिशा पे बहुत खास नजर रखी जाती है, क्योंकि हमेशा पवन या तो सामने से आए या तो पीछे से आए, डायगोनल नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आपने कभी यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा, कुछ प्लेन को मजबूरी में थोड़ा डायगोनल लैंड करना पड़ता है। तो समताप मंडल में ऐसी कोई परेशानी बेटा है नहीं, वहां पे पवन लगभग स्थिर है। इसलिए पूछा जाता है और आप बताते भी हैं कि प्लेन को या वायुयान को उड़ाने की आदर्श दशाएं वहां हैं, जो उड़ाया जा सकता बिना किसी संकट के। बहरहाल इसमें एक मजेदार बात देखी गई बेटा, जिसपे हम लोगों को फोकस करना है, और वो मजेदार बात यह है कि इसमें लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई से ऊपर आप बढ़ें तो यहाँ पे एक विशेष गैस पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन। ओजोन माने O3, ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में मिलते हैं, है ना बेटा? इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ओजोन गैस। इसीलिए इसको ओजोनोस्फीयर भी कहा जाता है, ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा? अब थोड़ा सा बेटा हम बात करेंगे ओजोन के बारे में, थोड़ा सा नहीं, कस के बात करेंगे। तो समताप मंडल की खासियत बेटा कि यहां ऊंचाई के साथ साथ तापमान में परिवर्तन नहीं होता, कोई लैप्स रेट नहीं देखा जाता लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर। लेकिन 30 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पे जहां ओजोन गैस पाई जाती है, वहां पे थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा जाता है टेम्परेचर का। तो हम लोग का मुद्दा ओजोन मंडल को ही पढ़ना है बेटा, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो थोड़ा देखते हैं ओजोन गैस क्या है और इसकी क्या उपयोगिता है। और अक्सर आपने एक चीज पढ़ा होगा कि ओजोन परत में छिद्र हो गया। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि छिद्र जब होता है सर तो अंटार्कटिका में ही होता है, और कहीं काहे नहीं होता। तो इन्हीं सब चीजों को बेटा समझने की कोशिश है। तो पहले थोड़ा ओजोन गैस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनो, जो ओजोन गैस है ना बेटा, ये समताप मंडल में तो दिख ही रही है, यानी ये दो जगह पाई जाती है ओजोन गैस। एक समताप मंडल, समताप मंडल माने
स्ट्रेटोस्फेयर, बोले बेटा, और दूसरा कि क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है, यानी ट्रोपोस्फेयर में भी पाई जाती है। लेकिन लगभग संपूर्ण ओजोन गैस का 80% से 90% तक जो ओजोन गैस है वो समताप मंडल में ही पाई जाती है, और इस ओजोन गैस को गुड ओजोन कहा जाता है, अच्छी ओजोन गैस कही जाती है। वही ओजोन गैस जब क्षोभ मंडल में पाई जाती है, नीचे की तरफ पाई जाती है, इसको बैड ओजोन गैस कहा जाता है, क्योंकि ये अबाउट 10% के आसपास। क्लियर है? ये जो ओजोन गैस है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत घातक है। ओजोन गैस एक पॉइजनस गैस है बेटा, जहरीली गैस है। हाँ, इस ऊंचाई पे रहती है कि हमारे लिए वो काम करती है, जैसे धूप में निकलते समय आप सनस्क्रीन लगाते हो ना, ये नेचुरल सनस्क्रीन है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त सनस्क्रीन है, जो हमें धरती को या हमारी धरती के लोगों की हिफाजत करती है बेटा, मनुष्यों की भी, जीव जंतु वनस्पतियों की, सबकी हिफाजत करती है। तो पहले इसको निपटा लेते हैं बेटा, फिर उधर हम आते हैं। ये क्षोभ मंडल में जो ओजोन गैस होती है, जो क्रिएट होती है, इसको हम लोग बुरी ओजोन गैस कहते हैं। इसका सबसे अधिक प्रभाव देखने को मिलता है तब जब स्मॉग का असर होता है। नाम सुना होगा स्मॉग, और आजकल तो खूब ही सुन रहे हैं कि हमारे दिल्ली में इसमें बड़ा स्मॉग का इफेक्ट हो रहा है। क्लियर है? और आगे हम लोग पढ़ेंगे बेटा वायुमंडल में विस्तार से, चूंकि थोड़ा सा रिश्ता है तो हम बात कर लेते हैं। स्मॉग दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं क्या बेटा? केमिकल स्मॉग, और एक को कहते हैं फोटोकेमिकल स्मॉग। हाँ, निश्चिंत रहिएगा बेटा, हम बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग वायुमंडल के विन्यास का अध्ययन कर रहे हैं। अभी जैसे हम लोग ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर और विंड की बात करेंगे ना बेटा, ये सब आएगा, हम आपसे चर्चा करेंगे। जब ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे, हम विस्तार से बात करेंगे, संघनन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, सब चर्चा करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा सुन लो बेटा, बहुत जरूरी है। स्मॉग का जब असर होता है तो उसमें दो प्रकार के स्मॉग होते हैं, एक को कहते हैं केमिकल और एक को कहते हैं फोटोकेमिकल। ये दोनों घातक है बेटा। और फोटोकेमिकल स्मॉग का असर जब होता है तो ओजोन का प्रभाव बढ़ता है। तो ये ओजोन जो है ना बेटा, ये ओजोन फिर बुरी ओजोन हो जाती है, ये फिर जान लेने लगती है। वैसे जान तो ये भी लेती है। 1952 में लंदन में असर हुआ केमिकल स्मॉग का, बहुत ढेर सारे लोग मर गए। ऊपर वाला ना करे कि हमारे दिल्ली में इसका असर हो, नहीं हो रहा है, लेकिन खतरा हम बढ़ाते जा रहे हैं, और ये खतरा अगर बढ़ गया तो पता नहीं क्या हो जाए। ये ध्यान रखिएगा बेटा, इसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो स्मॉग होता है बेटा वो दो प्रकार का होता है। हम विस्तार से बात करेंगे आपसे, एक को कहते हैं केमिकल और एक को कहते हैं फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल स्मॉग में ओजोन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और ये जानलेवा हो जाती है बेटा। क्लियर है? तो अभी हम लोगों का जो टारगेट है वो क्या है बेटा? समताप मंडल। अब थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं ओजोन गैस, फिर हम समताप मंडल में आते हैं। जो ओजोन गैस है उसका फार्मूला सारे बच्चों को पता है, O3। और मैंने आपको बताया था कि हमारे वायुमंडल में कम से कम समताप मंडल के ऊपर की ओर ओजोन गैस बेटा विद्यमान है, बोले। और ओजोन गैस कई प्रकार की है, बोले बेटा। ओजोन गैस कई प्रकार की मतलब एक समताप मंडल में और एक क्षोभ मंडल में। नहीं, वो है एक ही प्रकार का, लेकिन असर अलग अलग होता है। अब आपने पढ़ा होगा कि ये ओजोन जो गैस है ये करती क्या है बेटा, इसका काम क्या है? क्यों हमने कहा था ये प्राकृतिक सनस्क्रीन है, नेचुरल सनस्क्रीन के रूप में काम करती है? तो थोड़ा सा देख लें।
एक्चुअल में सूर्य का जो प्रकाश है, अगर कभी आपने अध्ययन किया हो तो थोड़ा सा बेटा बात कर लेते हैं, फिर हम ओजोन गैस की ओर आते हैं, तो आप समझ पाएंगे। एक्चुअल में है क्या बेटा कि सारी चीजें एक दूसरे में कनेक्टेड हैं, और किसी चीज की चर्चा करते समय उसका बेसिक्स थोड़ा सा नहीं आइडिया लगेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो थोड़ा बेसिक को जान लें। जो सूर्य ताप है, जिसको हम लोग इंसोलेशन कहते हैं, इंसोलेशन माने क्या बेटा? इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो सूर्य का जो ताप आता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं धरती की ओर छोटी तरंगों के रूप में, इसमें कई प्रकार की तरंगें विद्यमान होती हैं। तो थोड़ा उसको देख लो बेटा। एक सूर्य के प्रकाश में मौजूद है बेटा गामा रेज, गामा किरणें। सूर्य के प्रकाश में मौजूद है एक्स रेज। सूर्य के प्रकाश में मौजूद है यूवी, यूवी फॉर अल्ट्रावायलेट। सूर्य के प्रकाश में मौजूद है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में मौजूद है IR, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें। फिर से सुनाए, जो सूर्य का प्रकाश धरती की ओर आता है बेटा, उसमें इतनी प्रकार की किरणें या तरंगे मौजूद है, अलग अलग नाम हम लोग दे देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ। एक को हम लोग कहते हैं गामा रेज, ये हमें दिखाई नहीं देती। एक है एक्स रेज, ये भी हमें दिखाई नहीं देती। एक है यूवी, ये भी हमें दिखाई नहीं देती। IR नहीं दिखाई देती। इंफ्रारेड अवरक्त किरणें हमें नहीं दिखाई देती। आपके घरों में जो CC कैमरे लगे हुए हैं ना बेटा, वो दिन में भी और रात में भी एक्टिव रहते हैं। रात में घुप अंधेरा रहता है तो भी वो सक्रिय रहते हैं। आपको अपनी आंखों से बाहर कुछ नहीं दिखता, लेकिन हमारे टीवी पे डिस्प्ले होता रहता है कि बाहर क्या कुछ चल रहा है। तो गौर से देखें तो कैमरे के चारों तरफ छोटी छोटी LED लाइट लगी होती है, उस टाइप की, जो रेड कलर की जल रही होती है, उसमें से प्रकाश निकल रहा है। वो धरती की ओर आ रहा है, हमें नहीं दिखता। डिवाइसेस हमारे देख लेते हैं और डिस्प्ले कर देते हैं टेलीविजन पे। तो इसका मतलब IR इंफ्रारेड भी हमें नहीं दिखता। हमें सिर्फ दिखता है क्या बेटा? दृश्य प्रकाश। और एक बात ध्यान रखना, सूर्य के प्रकाश में इनकी मात्रा लगभग 48% है। बस यही इलाका हम देख पाते हैं। सूर्य के प्रकाश में यूवी भी मौजूद है बेटा, अल्ट्रावायलेट, और ये लगभग 6% है, 6% है। तो सूर्य के प्रकाश में जो यूवी है ना बेटा, वो है 6%, लेकिन यह है बड़ी घातक, ये बहुत नुकसानदेह है। कई प्रकार की यूवी हैं, UVA, UVB, UVC, कई डिमार्केशन हम लोगों ने किया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए बेटा। जो ओजोन गैस है ना बेटा, O3, ये इसी यूवी को रोकती है, प्रोटेक्ट करती है, धरती के आने की ओर बाधा उत्पन्न करती है, फिल्टर कर लेती है, छान लेती है। तो ये कह लें कि सनस्क्रीन की भूमिका में होती है। कौन? ओजोन गैस। क्लियर है? लेकिन किस यूवी के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है, ये परीक्षाओं में आपसे पूछा गया। तो ये है बेटा UVB। UVB के लिए ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्लियर है? ध्यान रखना, इसकी भी एक वेवलेंथ होगी। कंपटीशन मुश्किल हो रहा है बेटा, तो ध्यान रखना, लगभग 290 नैनोमीटर टू 320 नैनो मीटर के आसपास की जो रेंज होती है उनको UVB कहते हैं। और ये मनुष्यों, वनस्पतियों और सबके लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है बेटा, बहुत ही क्षति पहुंचाती है। क्लियर है बेटा? और ओजोन गैस इन्हीं को लगभग फिल्टर कर लेती है। नोट्स मेरे साथ साथ बनाते चलिए बेटा, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ओजोन गैस को नापा जाता है, क्योंकि इसमें बार बार आप सुनते हैं ना कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, छिद्र हो रहा है, सुराख हो रहा है, तो थोड़ा उसको सुन लें। ओजोन परत को नापने की जो इकाई है बेटा, उसका नाम है डॉप्सन। हिंदी में भी क्या कहते हैं? डॉप्सन। ये वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने बताया था।
तो कैसे नापते हैं बेटा? डॉप्सन। नॉर्मल जो ओजोन की परत होनी चाहिए, यानी ओजोन परत की जो मोटाई नॉर्मल होनी चाहिए, जो ठीक ढंग से काम कर पाए और यूवी को फिल्टर कर पाए, उसकी मोटाई होनी चाहिए 300 डॉप्सन। और ध्यान रखना, जब इनकी मोटाई 220 डॉप्सन से कम होने लगती है तो हम मान लेते हैं कि ओजोन परत में छेद हो गया। क्लियर है बेटा? तो ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई क्या है बेटा? डॉप्सन। नॉर्मल जो डॉप्सन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बेटा? 300 से 220 डॉप्सन के बीच में होना चाहिए। हाँ, 220 से अगर घटा तो हम मान लेते हैं कि ओजोन की मोटाई कम हो रही। अब समस्या ये है कि आखिर हम तो समझ नहीं पा रहे हैं 300 डॉप्सन कितना मोटा होता होगा। तो एक डॉप्सन को जरा समझते हैं। 1 डॉप्सन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। क्लियर है बेटा? एक डॉप्सन बराबर होता है 0.01 मिलीमीटर। तो 300 डॉप्सन माने आप समझ ही रहे हैं, लगभग 3 मिलीमीटर। यानी ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो कितनी बेटा? 3 mm होनी चाहिए। और इससे कम अगर इसकी मोटाई हुई तो आप ये समझ लें कि ओजोन परत में क्षति हो रही है, ओजोन परत में छेद हो रही है। क्लियर है बेटा? और धरती तक ये पहुंचने लगेंगी, फिर हमारे लिए, वनस्पति के लिए, सबके लिए ये नुकसानदेह होगी। यहां तक ठीक है बेटा? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बार बार हम ये पढ़ते हैं और आपके टीचर भी पढ़ाते हैं कि ओजोन परत में क्षति हो रही है। दुनिया भर के हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग को लेके कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रहे हैं, सब में ये सब चर्चा होती रहती है। ओजोन परत को क्षति कौन पहुंचाता है, थोड़ा उसको समझना है। तो ये तो मुझे लगता है हर जगह है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही है ये जेट एरोप्लेन जो उड़ते हैं ना बेटा, इनके एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, ये भी ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, लेकिन मित्र ओजोन परत की छेद खाली ध्रुवों पर होती है, और वो भी उत्तरी ध्रुव पर नहीं, दक्षिणी ध्रुव पर होती है, अंटार्कटिका पे ही होती है। आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? अगर ये सब चीजें ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं तो हर जगह पहुंचा लें। लेकिन ये खाली परेशानी कहां होती है बेटा? ये परेशानी पोल पे होती है, ध्रुवों पे होती है। और वो भी कहां? दक्षिणी ध्रुव पे होती है। वो भी कहां? अंटार्कटिका में होती है। तो आखिर वजह तो कुछ होगी वैज्ञानिक। तो उसी वजह को बेटा समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है ये सब क्लियर हुआ होगा। तो ओजोन परत की छेद बेटा अंटार्कटिका पे क्यों हो जाती है, थोड़ा सा उसको समझना है। और एक बात और, कि हमेशा नहीं होती। ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचता है ना बेटा, वो हर वर्ष पहुंचता है। और वो जो नुकसान पहुंचता है उसका महीना फिक्स है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में। इसी के मध्य ओजोन परत में क्षति पहुंचती है अंटार्कटिका पर। और वो क्षति पहुंच जाती है अप्रॉक्स 40% रिड्यूस हो जाती है। यानी 40% जो ओजोन गैस है वो क्या हो जाती है बेटा? घट जाती है, और फिर बाद में ठीक हो जाती है। तो ये जो 40% की क्षति एक खास समय में हो रही है, वो क्यों हो रही है, थोड़ा इस पे बात करेंगे बेटा, और मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्लियर है? थोड़ा सा बेटा क्लाइमेट को समझना पड़ेगा। तो मैं आखिर अक्टूबर से नवंबर, और बात किधर की हो रही है? साउदर्न हेमिस्फीयर की हो रही है, दक्षिणी गोलार्ध की हो रही है। तो थोड़ा सा ये समझना तो पड़ेगा कि अक्टूबर और नवंबर के समय वहां कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। आपके यहां महीना दिसंबर का चल रहा है ना बेटा?
तो इसके एक महीना पहले वाला मामला है। तो मैंने एक दिन आपको बताया था बेटा, पिछला वीडियो जाके देखिए हमारे सारे मित्र जिनको ना समझ में आ रहा हो। ये है इक्वेटोर, ये है 23.5 और ये 23.5 साउथ। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वर्ष के 6 महीने, थोड़ा देख लो बेटा तो क्लियर होगा। वर्ष के 6 महीने सूर्य की किरणें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वर्टिकल पड़ती। वो 6 महीने कौन होंगे उसको थोड़ा समझना है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक, यानी 21 मार्च को सूर्य की जो लंबवत किरणें होती हैं वो विषुवत रेखा पर, उसके बाद वो चली जाती हैं कहां बेटा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर फिर वापस यहां चली आती है। इस महीनों में उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है बेटा? गर्मी। और इन महीनों में दक्षिणी गोलार्ध में होता है शीतकाल। सितंबर के बाद सूर्य की किरणें चली जाती है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो महीना जरा जोड़ें, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अगर बात करें ये मामला तो शुरू सितंबर से ही हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। अरे भाई सितंबर को यहां थी बेटा, अब सूर्य की लंबवत किरणें किधर जा रही हैं? दक्षिणी गोलार्ध में जा रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर जाएंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में होगी गर्मी और उत्तरी गोलार्ध में होगी ठंडक, जो आप महसूस कर रहे हैं। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में सूर्य की किरणें सीधे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे वर्टिकल हो जाती हैं। डेट आपको पता है 23 दिसंबर, बीत गया, कल परसों में ही बीता। तो यहां मकर संक्रांति, एक बच्चे ने कहा कि अरे सर खिचड़ी कब बीत गई मकर संक्रांति? नहीं बेटा, वो वाली मकर संक्रांति तो हम लोग की 14 जनवरी को होती है। ये मकर संक्रांति एक रेखा की बात हो रही है, और वो खिचड़ी जो मकर संक्रांति कहते हैं ना बेटा, वो राशि की बात होती है। वो सब किसी दिन बात करेंगे। 12, तो इसका मतलब है कि ये महीने जो आप लिखे हैं ये दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म काल होता है या वसंत काल होता है, इधर का वसंत काल। क्लियर है बेटा? गर्मी आ रही होती, देख लो सितंबर के बाद इधर इधर अब गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये क्लियर हो गया? यानी दक्षिणी गोलार्ध में ये जो महीने आपने लिखा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, क्लियर बेटा? ये महीने दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल के होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में ठंडक के होते हैं। ऐसे ही ऋतुएं बदलती रहती हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, कई चीजों का घालमेल है बेटा, सब समझेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि अंटार्कटिका पे आखिर छेद क्यों होता है। तो अंटार्कटिका पे बेटा जो ओजोन परत है उसको नुकसान पहुंचने के 3 कारक हैं। तीनों को एक साथ समझना होगा। किस पे बात कर रहे हैं हम लोग बेटा? कि आखिरकार अंटार्कटिका पर इस खास महीनों में ही ओजोन की परत पतली क्यों हो जाती है। और जब भी आप कभी पढ़े हैं या कहीं भी पढ़ेंगे आप, तो हमेशा यही पढ़ते हैं कि ध्रुवों पर ही, यानी दक्षिणी ध्रुव पर ही ओजोन परत में छेद हुई। आखिरकार ये ध्रुवों पर ही और दक्षिणी ध्रुव पर ही क्यों होती है, और ये कि किसी खास महीने में ही क्यों होती है? तो मैंने आपसे बताया था ना बेटा कि उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं में जो होती है वो तो ठीक है, क्यों पे फोकस करना है। तो क्यों का जवाब मैं दे रहा हूं बेटा, यानी अंटार्कटिका यानी दक्षिणी ध्रुव पे ओजोन परत पे क्षति क्यों पहुंचती है। थोड़ा संक्षेप में बेटा, नहीं तो हम बात ही करते रह जाएंगे और यह अंतहीन प्रक्रिया है। तो थोड़ा संक्षेप में बेटा बात करेंगे। इसके 3 कारक हैं। किसके बेटा? अंटार्कटिका पे ओजोन परत में छेद जो हो जाता है एक खास ऋतु में, जिसमें हम लोग कहते हैं ना सितंबर, अक्टूबर और
नवंबर के बीच में ओजोन परत को नुकसान पहुंच जाता है, और ये नुकसान पहुंचता है अबाउट 40%। ऐसा क्यों होता है बेटा? उसके ये 3 कारण है। क्लियर है? एक को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में लिख लें, नहीं तो मैं लिखता ही रह जाऊंगा, है ना बेटा? तो पहला जो कारण है वो क्या है बेटा? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, नेक्रियोस क्लाउड भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हाँ, नेक्रियोस बादल भी कहते हैं। किनको? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पोलर स्ट्रेटोफेरिक क्लाउड। इन्हीं का नाम है नेक्रियोस क्लाउड भी। लेकिन एक और प्यारा नाम है बेटा इसका, चलो इसको भी रहने दो, उसको भी लिख देते हैं, जिसको कहते हैं मदर ऑफ पर्ल्स। इन्हीं बादल को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मदर ऑफ पर्ल्स भी कहते हैं। तो पहला कारण क्या हुआ बेटा? ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल। अभी मैं बताता हूं बेटा ये क्या है। इन्हीं को एक नाम और देते हैं हम लोग, क्या बेटा? नेक्रियोस। और एक प्यार से दिया हुआ नाम है मदर ऑफ पर्ल्स, मोती। पर्ल्स माने मोती। क्लियर है बेटा? तो मैं बाकी मिटा दे रहा हूं। दूसरा जो कारण बनता है बेटा, यानी अंटार्कटिका पे ओजोन परत की जो क्षति पहुंचती है खास सीजन में, दूसरा कारण है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुवीय चक्रवात, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं पोलर वॉर्टेक्स। सब पे मैं बात करूंगा बेटा, फिनिश करके समझा के ही जाऊंगा। और तीसरा है बेटा सक्रिय क्लोरीन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या बेटा? एक्टिव क्लोरीन। तो ध्यान रखना, ये तीनों कारण मिलजुल के दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिका पे ओजोन परत की ऐसी की तैसी कर देते हैं, क्षति पहुंचा देते हैं। अब ये क्यों क्षति पहुंचा देते हैं वो थोड़ा बेटा आपको समझना है। कारण तो ये 3 है, लेकिन ये 3 कारण एक ऋतु विशेष में ही कैसे सक्रिय हो जाते हैं, और ऋतु विशेष मैंने आपको लिख दिया है कि इनकी जो सक्रियता बढ़ जाती है बेटा, वो कब बढ़ती है? देख लें, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में। क्लियर है बेटा? इसी को थोड़ा सा बेटा आपको समझना है। जब दक्षिणी गोलार्ध में शीतकाल होता है, भाई दक्षिणी गोलार्ध में भी शीतकाल होता होगा जैसे आपके यहाँ शीतकाल है, तो जब आपके यहाँ गर्मी होती है ना बेटा मई जून में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में शीतकाल होता है। जब शीतकाल होता है वहां पे, तो जाहिर सी बात है कि जो वायुदाब की पट्टियां वगैरह हैं वो थोड़ा इधर उधर शिफ्ट करती है। देखो बेटा, आई एम वेरी सॉरी, हमने कभी वायुदाब की पट्टी उट्टी अभी आपको पढ़ाया ही नहीं, प्रेशर बेल्ट वगैरह पढ़ाया ही नहीं, लेकिन बड़ी दुखद सच्चाई है कि इसके बिना हम इसको बता नहीं सकते। लेकिन आगे हम आपको जरूर इस सब डिटेल में बताएंगे, ये निश्चिंत रहिए। होता यह है बेटा कि जो ध्रुवीय क्षेत्र है ना, पोलर रीजन है, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो आपको पता है कि ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पट्टी बनती है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, यहां से ध्रुवीय पवनें चलती हैं। और होता यह है कि जब यहां ठंड बढ़ती है तो ध्रुवीय पवनें वहां कॉन्सेंट्रेट करने लगती है और लगभग स्थिर होने लगती हैं, रुकने लगती हैं लो टेम्परेचर के कारण।
और इनका जो टेम्परेचर है वो -80 तक पहुंचने लगता है। और इतने लो टेम्परेचर पे देखो, समताप मंडल का ही मामला चल रहा है बेटा। समताप मंडल में अमूमन मॉइस्चर नहीं होता, नमी नहीं होती, लेकिन ये टेम्परेचर इतना गिरने लगता है, इतना गिरने लगता है कि जो कुछ गैसें हम लोग धरती से उत्सर्जित करते रहते हैं, वो गैसें वहां पे अलग अलग रासायनिक अभिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और जल में कन्वर्ट होने लगती हैं, और ये वहां क्लाउड बनाने लगते हैं, यानी आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होने लगते हैं। और ये सारी घटनाएं सिर्फ जो चक्रवात क्रिएट होता है वो सब खींच के उस इलाके में लेके चला जाता है, और वहां पे एक क्लाउड बनने लगता है। और क्लाउड कम ये सुपर सैचुरेटेड फॉर्मेट में चले जाते हैं, और छोटे छोटे क्रिस्टल क्रिएट हो जाते हैं बर्फ जैसे। और वो क्रिस्टल किसके होते हैं बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स के भी होते हैं और नाइट्रिक एसिड के होते हैं, जो छोटे छोटे क्रिस्टल में वहां कन्वर्ट हो जाते हैं और पूरी एक लेयर बनाते हैं, तब जब वो स्थिर होते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो धरती से आप उत्सर्जित करते हो CFC या इस तरह से सारे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन होता है, वो इनएक्टिव फॉर्मेट में होते हैं। वो ओजोन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बॉन्ड बना के रहते हैं, वो फ्री थोड़ा ही होते हैं। तो वो जैसे उस क्लाउड के संपर्क में आते हैं बेटा, उनको एक सरफेस मिल जाता है, उनको एक तल मिल जाता है, बेस मिल जाता है। और फिर जैसे ही दक्षिणी गोलार्ध का वसंत काल बीत रहा होता है, इसको ऑस्ट्रल वसंत कहते हैं, वो जैसे ही आ रहा होता है और हीटिंग बढ़ रही होती है। अरे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उत्तरी गोलार्ध में थोड़ी बात कर रहा हूं, मैं दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा हूं। हीटिंग बढ़ती है, और जैसे हीट उस पर पड़ती है, वैसे जो क्लोरीन होती है ना बेटा, वो फ्री हो जाती है, और क्लोरीन का जो अणु है वो टूट जाता है, क्लोरीन में अलग हो जाता है। अब ये अलग होके हाहाकार मचाती है, और इसको ऑक्सीजन बहुत पसंद है बेटा। और कहा जाता है ना बेटा कि क्लोरीन का एक अणु 1,00,000 ओजोन के अणुओं को नुकसान पहुंचा देता है। क्लियर है? अब जाहिर सी बात है कि इसके बाद वो जो ध्रुवीय चक्रवात है ना, या पोलर वर्टेक्स है, वो ग्रीष्म काल के उपरांत फिर टूट जाता है, बिखर जाता है। ये सारे क्लाउड व्लाउड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और फिर से ओजोन परत वहां पे आ जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने पूरी कोशिश किया कि आपको ये समझ में आए। तो ध्यान रखना बेटा, अंटार्कटिका पर ही ओजोन परत में छेद क्यों होता है, इसके पीछे 3 कारण है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड, ध्रुवीय चक्रवात, इन्हीं के कारण ये क्लाउड क्रिएट होता है। और ये क्लाउड आधार उत्पन्न करता है क्लोरीन के वो सारे कंपाउंड। अरे क्लोरो फ्लोरो कार्बन, तो क्लोरीन है, फ्री नहीं है, फ्री नहीं है तो नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये आधार उत्पन्न करते हैं, और जैसे टेम्परेचर बढ़ता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, ये निष्क्रिय से सक्रिय क्लोरीन में बदल जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। और जब ये फ्री हो जाते हैं तो ओजोन को खोज खोज के पकड़ते हैं, उनके साथ दोस्ती जबरदस्ती करते हैं, और ओजोन की परत पतली होने लगती है। देखो, ओजोन मतलब वहां एक खेल होता है बेटा। अल्ट्रावायलेट रेज वहां पड़ती है, O2 फ्रैक्शन में होता है, O और O में टूटता है, फिर एक O से जुड़ता है, फिर ये बनता है O3 फिर O से जुड़ता है, बन जाता है O4 फिर टूटता है, O2 वहां एक खेल चल रहा है, एक गेम चल रहा है, और उसी में पहुंच जाती है क्लोरीन। इन सब कारणों से जब फ्री हो जाती है, तो ये तो खेल इन लोगों का चल रहा है, ओजोन बन रही है, बिगड़ रही है, सब हो रहा है, लेकिन एक निश्चित समय पे ओजोन की एक खास मोटाई एनी टाइम बनी हुई है। जैसे आप मार्केट में देखते हो, हमेशा भीड़ बनी रहती है। क्या एक ही आदमी वहां रहता है दिन भर? नहीं, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन एनी टाइम भीड़ का एक कॉन्सेंट्रेशन बना रहता है। ऐसी ओजोन परत की मोटाई हमेशा बनी रहती है, क्योंकि कुछ ओजोन बढ़ती और बिगड़ती रहती है, ये खेल चलता रहता है। उसी में साहब लोग पहुंच जाते हैं, कहेंगे हम भी खेलेंगे, है ना। ये क्या करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स दिख रहे हैं इनको धर लेते हैं,
पकड़ लिया। अब आप बताओ, इसे अगर पकड़ लिया तो फिर O2 से जुड़ेगा नहीं, O2 से जुड़ेगा नहीं तो ओजोन का फॉर्मेशन नहीं होगा या कम होने लगेगा। तो 40% तक के खेल को बाधित कर देते हैं। तो ओजोन परत को पैच करने के लिए क्या जरूरत है? ओजोन गैस छोड़ दीजिए ना, ये बदमाशों को रोक लो, जो खेल बिगाड़ने वाले हैं उनको वहां जाने ही मत दो। वो नहीं जाएंगे तो वहां खेल फिर शुरू हो जाएगा। खेल शुरू कराना नहीं है आपको, सिर्फ बदमाशों जैसे आप सुनते हो ना बेटा, कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे आप देखते हो किसी प्लेस पे टेररिस्ट अटैक हो गया, बम विस्फोट हो गया, पूरा इलाके में सन्नाटा, पब्लिक गायब हो जाती है। तो वहां क्या करना है? घर से लोगों को पकड़ पकड़ के ले जाना है ताकि भीड़ फिर हो जाए। नहीं नहीं, अमन चैन बनाइए, भीड़ खुद ब खुद आ जाएगी। तो ओजोन को बनाने की आपको जरूरत नहीं है बेटा, आपको सिर्फ ये करना है कि वहां पे ये जो साहब लोग जा रहे हैं, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें क्लोरीन है और जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत महत्वपूर्ण है, ये वहां जाती है लेकिन ये निष्क्रिय रहती है। और ये जो पोलर स्ट्रोफेरिक क्लाउड है, ये उनको आधार दे देती है कि आ जाओ, बेस बनाते हैं और वहां जाते हैं। और जैसे गर्मी बढ़ती है तो क्लोरीन उसमें से फ्री हो जाती है, टूट जाती है। और जब वो टूट जाती है तब वो खेल शुरू करती है, तब ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल को धरना शुरू कर देती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचा जाती है। तो आज बेटा तो बात यही समाप्त करें, बहुत लंबी बात हो सकती है, आप बोर होने लगेंगे, परेशान होने लगेंगे, तो हम अपनी बात तो आज समाप्त करेंगे, कल फिर मिलेंगे बेटा एक सूचना के साथ। देखो मेरा एक निवेदन है बेटा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, मैं भी दिखा दूं कि मेरे में भी दम है, और ये सिर्फ आपकी वजह से हो सकता है बेटा। तो आज मैं देखता हूं बेटा हमारे कितने मित्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मेरा उत्साह बढ़ाइए प्लीज, मैं कर दिखाऊंगा बेटा, सब कुछ आपको पढ़ाऊंगा और उस डायमेंशन से पढ़ाऊंगा जिस डायमेंशन से अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है बेटा? तो चैनल का नाम याद है ना मित्रों? चैनल का नाम है आर्या कैरियर पॉइंट। और इस वीडियो को जो सबसे ज्यादा शेयर करेगा उसे मैं सबसे पहले पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भेजूंगा, ये बिल्कुल तय जानो। नहीं नहीं, कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं बेटा आपसे, और आप हमारे सामने नहीं होते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि आपसे बात हो रही है और धीरे धीरे हम लोगों का कनेक्शन भी बड़ा मजबूत होने लगता है, तो एक रिश्ता डेवलप हो जाता है बेटा। तो आपसे मैं आग्रह कर रहा हूं बेटा कि काम करिए, ये पेज है, पेज को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे या उस पर बेल आइकॉन को दबाएंगे तो जब मैं लाइव होऊंगा आप तक सूचना पहुंच जाएगी लाइव हो रहे हैं। और बाय द वे अगर छूट जाए तो अभी मैं 1 घंटे के बाद इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, और वहां क्रम से लोड है बेटा, पहले दिन से आज तक का सब कुछ मिलेगा आपको, उसका लाभ उठाइए बेटा। और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि परीक्षाओं में हम कर दिखाएंगे। और एक बात समझना कि क्योंकि उन सब चीजों से मेरा रिश्ता रहा है, इसलिए मैं किसी परीक्षाओं को बेटा किसी युद्ध से कम नहीं समझता। एग्जामिनेशन इज जस्ट लाइक वॉर। मैं आपका ट्रेनर हूं, परीक्षा देने आप जाएंगे, लेकिन आपके साथ मैं अप्रत्यक्ष रूप से लड़ूंगा, और अगर आपकी हार हुई बेटा तो मेरी हार होगी, ये बिल्कुल तय जाने। और हम लोग विजेता रहे बेटा, हारेंगे नहीं किसी कीमत पर। लेकिन ध्यान रखना, ये युद्ध फिजिकल नहीं होता, ये मेंटल वॉर होता है, ये मानसिक युद्ध होता है। यहां भी हमें किसी को हराना ही होता है, तो हराएंगे बेटा, ये बिल्कुल तय जाने, और भरोसा रखिए कर दिखाएंगे हम। ठीक है बेटा? तो आपके साथ ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, 2022 की हर परीक्षा में आप सफल हों। हिम्मत से पढ़िए, लगन से पढ़िए, कर दिखाइए। वीडियो को रोक रोक के आप पूरा नोट्स बना सकते हो बेटा, और हम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको जरूर भेजेंगे। क्लियर है? तैयारी हमारी हो रही है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बेटा, थोड़ी व्यस्तता है मेरी। अब क्लासरूम नोट्स वगैरह तो अलग फॉर्मेट में होता है, आपको हम अलग फॉर्मेट में जरूर भेजेंगे। बस मेरा एक निवेदन याद रखिए बेटा कि आज मैं देखना चाहता हूं कि हमारे चैनल को कितने मित्र सब्सक्राइब करते हैं, यूट्यूब को करके दिखाइए तुरंत, है ना? अधिक से अधिक आप इसको शेयर करिए बेटा, ढेर सारे मित्रों तक ये बात पहुंचे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।